अच्छा, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैं मैसेज में शेयर भी किया था कि आज हम देखेंगे कि मार्केट रिसर्च और ऑथेंटिक पार्टनर्स को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ऑथेंटिक पार्टनर से मुराद है हमारे बिजनेस पार्टनर। वो हमारे बायर भी हो सकते हैं, हमारे सेलर्स भी हो सकते हैं, हमारे लॉजिस्टिक वाले भी हो सकते हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज भी हो सकती हैं, कस्टम एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो एनीवन हु कैन बी अ सपोर्ट फॉर अवर बिजनेस, उन्हें हम एज अ पार्टनर कंसीडर करते हैं। तो इनको जो ढूंढा जाता है और वेरीफाई किया जाता है, उसका क्या तरीकेकार है। अच्छा, इसमें हम स्टार्ट करेंगे बायर्स और सेलर्स के साथ, क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडेक हमारी इन दो ग्रुप्स की होती है कि बायर्स और सेलर्स को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है या वेरीफाई करना है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमें कैश आना है, इन्हीं के थ्रू हमें प्रॉफिट्स आने हैं। बाकी जो कस्टम एजेंट्स हैं और लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, वो तो समझ लें कि हमारे एक वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्यूटिंग, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे उसमें वो यूज होते हैं। तो उनके साथ हमारा प्रॉफिट और इतना बाइंडिंग नहीं होता, बल्कि वो हमारे प्रोसीजरल वर्क का हिस्सा होते हैं, तो वो हमें इजीली मिल जाते हैं। वेर एज के जो बायर और सेलर हैं, उनके ऊपर हमारी जो ना काफी मेहनत होती है, काफी रिसर्च होती है, काफी हेडेक बनते हैं, और उनको हमने देखना है कि क्या तरीकेकार है कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से हम इसको ढूंढ सकें। एक चीज हमने जेहन में रखनी है, जो मैं शुरू दिन से कहता रहा हूँ माइंड सेट के ऊपर, कि शुरू दिन से आपने अपने गोल सेट किया। आपने गोल क्या सेट किया? जी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस करना इज अ जनरल गोल। फिर हमने उसको थोड़ा सा नीश स्पेसिफाई किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आकर, लेकिन आपका जनरल गोल क्या है? कि बिजनेस स्टार्ट करना है और अपनी जॉब से छुटकारा हासिल करना है। अब होता क्या है कि जैसे गूगल पे आपने देखा होगा, हम गूगल मैप के ऊपर अपना डेस्टिनेशन देते हैं कि मैंने फर्ज करें मैंने हैम्बर्ग से फ्रैंकफर्ट जाना है। वो हमें 3 डिफरेंट रूट्स दे देता है या 4 डिफरेंट रूट्स देता है। हम उसमें से कोई एक रूट एज पर आवर प्रेफरेंसेस, एज पर आवर प्रायोरिटीज हम उसको चूज कर देते हैं। कुछ रूट्स फास्टेस्ट हैं, कुछ लॉन्गेस्ट हैं, कुछ में मोटरवे अवॉइड होती है, कुछ में जो लोकल रोड्स हैं वो अवॉइड होती हैं। तो हम अपनी अपनी मर्जी से या अपने मिजाज के मुताबिक इसको चूज करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए भी, कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमने बिजनेस करना है और अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएं, तो ये लाजमी है कि हम इसी में ही सक्सेसफुल हो सकता है कि आप इसमें चलते चलते किसी और बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए जो आपकी नजर से गुजरे। तो ये बेसिक होता है क्या है कि हमने एक टारगेट डिफाइन किया, वो जनरल होता है। उस टारगेट के ऊपर जब हम जाते हैं, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि और कौन सी चीजें हमें बेनिफिट दे सकती हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे साथ एक दोस्त है म्यूनिख के, उन्होंने ई कॉमर्स का कोर्स किया, उन्होंने ई कॉमर्स को लर्न किया हमारे साथ। उसमें बिजनेस की लीगैलिटीज, उसमें उन्होंने टैक्सेशन का जो सिस्टम था उसको सारा समझा। अच्छा, अब वो उसको अपनी जॉब में अप्लाई अप्लाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब उसका उन्हें क्या फायदा हो रहा है कि अब उन्हें जॉब में जो है बेहतर ऑप्शन मिल रही है। जॉब में उन्होंने उनको मार्केटिंग में भेज दिया। अब वो मार्केटिंग में जाके अपनी अर्निंग को डबल कर चुके हैं या ज्यादा कर चुके हो गए। तो ये भी एक चीज है कि हमने देखते रहते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन सारी लर्निंग का जो हम करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और उसमें अगर हम अपनी नीश में भी करें, जैसे हमारी नीश है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें रह के क्या हो सकता है, उसके उसके जो साइमल्टेनियसली और क्या चीजें हैं जिसपे हम इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। तो ये एक बिजनेस के लिए एक असूल है कि हमने हर वक्त ओपन माइंडेड रहना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है, कौन सी ऑप्शन नहीं। ये नहीं कि हम करेंगे या ये नहीं हम करते कि बस यही कर रहे हैं तो हमने इसी को टारगेट करना है। तो हम उसके पैरेलल वर्ल्ड भी देख रहे होते हैं कि और क्या ऑप्शन है, क्योंकि हमारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का और फिर पर्सनल फ्रीडम का। तो ये साइड बाय साइड हमने देखते रहना कि कैसे हमने गेन करनी है। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरा भी फोकस इस वक्त इसके ऊपर ज्यादा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जितनी चीजें बताने का मकसद है कि हम कहीं पे खुद को रिस्ट्रिक्ट ना समझे और ना ही करें। ठीक। तो इसमें अब जो हमारा मेन पॉइंट है आज का, वो है मार्केट रिसर्च और फाइंडिंग ऑथेंटिक पार्टनर। अच्छा, जर्नी में रहते हुए ये चीजें कुछ मुश्किल भी हैं, क्योंकि हमारी कोई नेटवर्किंग मौजूद नहीं है, हमारी कम्युनिटी इस तरह की मौजूद नहीं है कि जहाँ पे अ, हम लोगों के साथ रेफरेंस बेसिस के ऊपर, नेटवर्क बेसिस के ऊपर बातचीत कर सकें। और क्योंकि हम खुद माइग्रेंट होते हैं, वहाँ पे माइग्रेटेड है वहाँ पे, तो हमारे लिए वहाँ पे लोगों को ढूंढना, उनके साथ अपने आप को कह दें कि हम आहंग करना एक चैलेंज होता है। तो इसके लिए लेकिन एडवांटेज दूसरी तरफ क्या है
एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ सिस्टमैटिक है, तो हर अदारा जो है वो अपना रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है। तो हम जो अदारों से बेनिफिट ले सकते हैं, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। असल में हमारी स्ट्रेंथ्स जो है जर्मनी में रहते हुए, यूरोप में रहते हुए, वो वहाँ का सिस्टम है, वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अकोमोडेटिंग है। डज़न्ट मैटर कि हम फॉरेनर हैं या हम जर्मन नेशनल नेटिव जर्मन नेशनल्स हैं, वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा कोई कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो हमारे लिए एक तो बहुत बड़ा सोर्स है गूगल का, उसके अलावा हमारे पास सोर्स है आईएचके जो इंडस्ट्री हैंडल्स चैम्बर है, वो तीसरी जो बहुत बड़ी ऑप्शन है जर्मनी के अंदर कि जर्मनी जो है हब है ट्रेड एग्जीबिशंस का। जितने ट्रेड एग्जीबिशन जर्मनी में होते हैं, शायद ही दुनिया में किसी और मुल्क में इतने ज़्यादा ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं। और ये एक कहते हैं कि आपके पास एक इतना बड़ा सोर्स है ऑथेंटिक पार्टनर्स को ढूँढने का, चाहे वो बायर हैं, सेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, कस्टम एजेंट्स हैं, ट्रेड एजेंट्स हैं। आपको हर तरह का बंदा उस ट्रेड एग्जीबिशन के अंदर मिल सकता है जिस स्पेसिफिक नीश का वो एग्जीबिशन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये होते भी नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर है। मतलब इवन इफ दे स्टार्ट अ ट्रेड एग्जीबिशन ऑन थर्सडे, इट ऑलवेज एंड्स ऑन संडे। ठीक है, वो कोशिश यही करते हैं ट्रेड एग्जीबिशन वाले के सैटरडे संडे जरूर इन्वॉल्व हो, क्योंकि जनरल पब्लिक सैटरडे संडेज को आ सकती है, तो जनरल पब्लिक के लिए वो सैटरडे संडे डेफिनेटली जरूर प्लान करते हैं। जो बिजनेस ओरिएंटेड कहते हैं कि क्लाइंटेज होती है, विजिटर होते हैं, वो ज्यादातर आ जाते हैं वीकडेज के ऊपर, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो आती है वीकेंड के ऊपर। तो आप लोग चूंकि जॉब्स कर रहे हैं, वीकडेज में जाना मुश्किल है, तो आपके पास बहुत बड़ी ऑप्शन होती है कि आप या तो फ्राइडे आफ्टरनून चले जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि संडे और सैटरडे और संडे पूरे दिन आप वहां पे स्पेंड कर सकते हैं और वो आपको पूरी तरह कैटर करेंगे। आपकी नेटवर्किंग हो जाती है और ये नेटवर्किंग ऐसी है कि जो कहने के गूगल से भी बेहतर है, जो आपकी नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन उससे भी बेहतर है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट हैंड नेटवर्किंग होती है जिसमें आप उन कंपनीज का स्टैंड देख के आइडिया दे सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट कैसी है, मेरी प्रोडक्ट इनके लिए क्या सूटेबल हो सकती है, या मेरी सर्विसेज इनके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं। तो ये आप वहाँ खड़े-खड़े ही एक जजमेंटल नोट बना सकते हैं अपने एनालिटिकल थिंकिंग। आप वहाँ खड़े होके ना आप कर सकते हैं कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, तो फिर आ जाता है नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन कि आप लिंक्डइन के ऊपर लोगों के साथ कनेक्ट हो, बिकॉज लिंक्डइन बड़ा अच्छा प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स या हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कंपनीज के अंदर भी जो कि सोर्सिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है लिंक्डइन का भी। और इसके अलावा फिर आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स आपके कैसे बनेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी कंपनी को देखा, आप वहाँ चले जाएं, उसके लिए आपके पास विजिटिंग कार्ड होने चाहिए। आप वहाँ पे जाएं, उनसे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है। तो वहाँ पे आप जाके अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा के उनसे कहें जी आपका जो भी बंदा है सोर्सिंग का या बाइंग का या सेलिंग का, उसका हमें कॉन्टैक्ट दे दें। अगर वो अवेलेबल है तो हम उनसे मिल लेते हैं। नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि उनकी कहीं न कहीं मसरूफियत होती है, तो वो आपको लेकिन कॉन्टैक्ट दे दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर किसी कंपनी के पास से गुज़र रहे हैं, तो मैं मेरा ये तरीका रहा है कि मैं जहाँ भी सैर के लिए भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे ना कंपनीज़ को टारगेट कर लेता हूँ। क्योंकि आप 4 दिन अगर सैर के लिए गए हैं, तो 1 दिन हम काम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक दिन मैं क्या करता हूँ, इस एरिया में जो कंपनीज़ हैं, मैं उनको टारगेट कर लेता हूँ, उनको जाके बताता हूँ, जी मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं आपको ये करवा सकता हूँ। आपका जो बंदा है ना, उसको मेरे साथ कनेक्ट करवा दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम उससे बातचीत करूँ, तो मैं उसको रेफरेंस दे दूँ कि मैं आया था। तो आने का मकसद मकसद क्या होता है आने का, कि आप जो है उस कंपनी को थॉर एक ग्राउंड पे देख लेते हैं कि हाँ, ये एग्ज़िस्ट करती है। मतलब अब जैसे मैं तुर्की जाता हूँ या मैं दुबई जाता हूँ या शारजा जाता हूँ, तो मैं उस एरिया को मार्क कर लेता हूँ कि इस एरिया में कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, उनसे मिल भी लेता हूँ। कंपनी को मैं ऑन ग्राउंड जाके देख लेता हूँ कि इनकी वर्किंग किस तरह की हो रही है या इनका क्या साइज़ है। वो आपको कुछ बातें इम्पोर्टेंट वो फ़ौरन पता चल जाती हैं।
तो और बाद में वो आपको कॉन्टैक्ट दे देते हैं जिससे आप उनसे कनेक्ट हो जाए बाद में। तो आपका कॉन्फिडेंस ही और होता है ना बाद में कि हाँ, मैं इसको विज़िट कर चुका हूँ, चाहे मैं बाहर-बाहर से देखा है, दे एक्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। तो ये बड़ा एक ना ईज़ी पॉइंट हो जाता है आपके लिए कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जर्मनी के अंदर बहुत सारी ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और हर फील्ड की अपनी एक स्पेसिफिक ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन है, जैसे स्क्रैप की अपनी ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन है, लेदर वालों की अपनी है, बाइकर्स की अपनी है, स्पोर्ट्स वालों की अपनी-अपनी होती है। तो आप उन ऑर्गेनाइज़ेशन की सब्सक्रिप्शन ले लें, उनके एक्टिव मेंबर बन जाएँ, पेड मेंबर बन जाएँ, तो आपको वहाँ से बहुत सारा डाटा मिल जाता है, जिससे आप अपना काम ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक ये कह लें कि बहुत ईज़ी और बहुत ऑथेंटिक पार्टनर्स को ढूँढने के लिए आप ईज़िली जो ना इन पॉइंट्स के ऊपर अगर वर्कआउट करें, तो इसमें आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज इतना मिलेगा कि और फर्स्ट हैंड आपको इतने अच्छे रेफरेंसेस मिलेंगे कि आपके लिए बिज़नेस को स्टार्ट करना, अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी नहीं भी होता, तो कन्वीनिएंट हो जाएगा। क्योंकि आपको एक सिरा मिल जाएगा, यहाँ पे जर्मनी में और यूरोप में भी अपनी वर्किंग को स्टार्ट करने का। ठीक? जी, उसामा आपका क्या क्वेश्चन है? दो चीज़ें बस फराज भाई, आपने भी जो कहा कि सैर के साथ उसको बिजनेस को भी इन्वॉल्व करें, तो उससे तो मेरे ख्याल में फिर वो सैर की जो कॉस्ट है उस पर टैक्स ब्रेक भी मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको शो कर सकते हैं कि ये बिजनेस ट्रिप था। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि बिल्कुल आपने जो बात की है कि ऑथेंटिसिटी वाकई चेक करनी है। अब मैं बस छोटी सी बीच में एग्जांपल देना चाह रहा था। एक हमें अली बाबा से एक मैन्युफैक्चरर मिला था, पिछले साल की बात है। थोड़ी बहुत उससे बात हो रही थी, लेकिन बाद में जब हमने चेक किया, वो हालांकि वेरीफाइड बैज उसका आ रहा था अली बाबा के ऊपर, कि उसने जो दिया हुआ था एड्रेस, वहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। वो इसका मतलब है कि आप इवन अगर आप अली बाबा के ऊपर आपको कोई स्पेशल बैच भी नजर आ रहा है ना, चाइना में तो आप जाके नहीं चेक कर सकते, मुश्किल होगा, या हो सकता है आप वहाँ पे होती हैं ऑडिटिंग फर्म्स, अगर वो कॉन्टेक्ट करें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ना किसी को भेज के एक दफा चेक करवा लें। पाकिस्तान में थोड़ा जरा ख्याल रखें, ये मेरा experience है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पार्टनर्स मिले हैं काफी अच्छे हैं। लेकिन ये है कि इवन अली बाबा के ऊपर भी अगर आपको डिसीजन नजर आ भी रही है ना, तब भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है। जी, थैंक यू उसामा, आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। बिल्कुल ये ऐसा ही है, देखिए जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, उसकी एक अपनी एक कह लें कि खूबसूरती भी है, उसमें अपने लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम आता है कि बैज है ना, कोई इश्यू नहीं है, वो तो हमने अली बाबा को पे करना है और उसने बैज दे देना है। तो उस पे ये होता है कि हम वहाँ की जो कंपनीज़ है, कोई इंस्पेक्शन कंपनीज़ है, उनको भी एंगेज करें और ये वो इन्वेस्टमेंट है आपकी जो ज़ाया नहीं जाती। तो ये हमने हर हाल में मेक श्योर करना है कि हम जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हों और उनकी रेपुटेशन अच्छी हो, ताकि हमें कल को कोई मसला ना आए। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि इसको हमने किन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है। अभी तो हमने चेक किया कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करके इनके साथ कनेक्ट होते हैं। अब कनेक्टिविटी अगर हमारी हो गई है, तो अब हमने किन पॉइंट्स के ऊपर जो ना चेक करना है। बिल्कुल आपका जो एक सवाल है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हम उस पे डाल सकते हैं। बिल्कुल हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में। तो उस पे ये है कि अगर आपने 4 दिन वेकेशन की है, 1 दिन काम किया, तो 1 दिन का जो एक्सपेंस है ना, वो आप उस पे डाल दें। ये मतलब कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, या आपको कोई रोकेगा नहीं इससे। लेकिन आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए बिज़नेस नेम के ऊपर। तो ये आपने पहले से प्लान करना है कि मैं अगर 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो उसमें मैं अगर 2 दिन काम कर रहा हूँ, तो जो 2 दिन की मेरी इनवॉइसिंग है, वो मेरी कंपनी नेम के ऊपर होनी चाहिए। फ्रांस में इसके अलावा जो मेरी ट्रैवलिंग वाली है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन में काम कर रहा हूँ, तो जो मेरी ट्रैवल एक्सपेंस होगी, जो मैंने वो फ्लाइट टिकट वगैरह होगा, उसका भी जो 50% वैल्यू है, उसके ऊपर मुझे फिर टैक्स ब्रेक मिलेगा। जी, उसमें भी आप कर सकते हैं, व्हाटएवर यू यूज़ फॉर योर कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप उस पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 50% उसको किया है अपने दिनों को इस्तेमाल किया है बिज़नेस के लिए, तो आप 50% उसमें ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप घर पे भी अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और आपके पास इतनी स्पेस है कि आप एक प्रॉपर ऑफ़िस रूम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसका उसको भी आप अपने रेंट में से भी जो ना डिडक्शन करवा सकते हैं। मतलब अपने रेंट में भी उसको एक्सपेंस में शो कर सकते हैं कि मेरा टोटल अगर आपका फर्ज़ करें 1000 यूरो है 50 स्क्वायर मीटर का, और आप 10 स्क्वायर मीटर यूज़ कर रहे हैं ऑफ़िस के लिए, तो आप उसमें 200 यूरो उसमें भी डाल सकते हैं अपने बिज़नेस एक्सपेंसेस। सही सही। तो इसके अलावा तो मैं बल्कि कहूँगा कि अगर कोई वेयर हाउसिंग वगैरह कर रहे हैं,
तो अगर बजाय उसके अगर शुरू में अगर वो वॉल्यूम कम है तो अपने घर का ही अगर एक कमरा अगर यूज करते हैं तो इससे और ज्यादा वो फायदा हो जाएगा, इवन अगर इस बिल्कुल तरह की वो भी है। सिचुएशन अलाउ करती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो पॉइंट है डिस्कस होने वाला वो ये है कि हमने नेटवर्किंग कर दी, हम ट्रेड एग्जीबिशंस पे चले गए या गूगल पे या ई खा के थ्रू हमें मिल गए हैं, अब हमने इनको फर्दर वेरीफाई कैसे करना है। तो उसमें देखें जो कि आपको ट्रेड एग्जीबिशंस पे मिल रहे हैं वो तो काफी हद तक अथेंटिक होते हैं, लेकिन स्टिल हमें यही गारंटी चाहिए कि वो वाकई 100% अथेंटिक है कि नहीं। तो इसी तरह जो भी हमें डाटा मिलता है हमने उसको वेरीफाई जरूर करना है। इसका जो एक जो तरीके हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये सारे जो ना प्रिलिमिनरी मेजर्स हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मेजर्स आपने ऑन द डे आपको खुद ही फाइनल करने हैं, और उसका बेस्ट जो है वो आपका पर्सनल विजिट ही होता है। तो पर्सनल विजिट को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी मेजर के साथ। लेकिन स्टिल ये है कि हम वक्त के साथ साथ जब एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिसीजन कर लेते हैं कि खैर अगर पर्सनल विजिट नहीं भी हो रहा तो लेट्स डू इट। तो वो जो मेजर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है, उसका सारा डाटा मैच कर रहा है, जो उसने हमें विजिटिंग कार्ड दिया है या जो भी उसने अपना नाम इस्तेमाल किया हमारे साथ कॉन्टेक्ट मेकिंग के दौरान, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो हर मुल्क के अंदर ना आप कंपनी रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप के अंदर जो है कंपनी को चेक करने का सबसे आसान तरीका है वो आप उसका वैट नंबर चेक करें। हर कंपनी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है वो वैट रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, इट्स फॉर श्योर, इसके बगैर उनका काम नहीं हो सकता। तो आप उनके ये जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पे दी भी है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसको हम देख भी देते हैं। ठीक है? इस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो इस वेबसाइट पे हम इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज वैट में रजिस्टर्ड है और कौन सी कंपनीज वैट में रजिस्टर्ड नहीं है। और आपको वहां पे कंपनी का नाम भी पता चल जाता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के जो प्लेस है वो भी आपको पता चल जाती है, तो ये आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ अगर आपके पास किसी का वैट है तो वो आप शेयर करें चैट में, तो हम आपका ही वैट करना वेरीफाई कर। क्योंकि वैट नंबर आप में आप लोगों में से किसी के पास है, या उसामा आपका वैट नंबर अगर है तो वो आप देते हो, उसको हम चेक करते हैं। तो जरा ढूंढना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा ढूंढना। चलिए आप देख रहे हैं उसको, कोई नहीं, हम उसको फिर कुछ देर में कर देते हैं वेरीफाई। तो इसमें जो मैं बता रहा था कि सबसे आसान तरीका जो है ना वो है हमारा, जी जो एरिया आप कर रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका हमारा है कंपनी वैट रजिस्ट्रेशन चेक करने का। उसमें हमें पता चलता है कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, इसका एड्रेस क्या है या इसका नाम यही है, इसका वैट नंबर भी यही आ रहा है जो इसने हमें दिया है, और अगेंस्ट द सेम कंपनी नेम है। तो इसको मैं चेक करते हैं, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इस पे हमने जिस भी कंट्री का वैट चेक करना है वो हम चेक करेंगे। रिक्वेस्टर मेंबर स्टेट रिक्वेस्ट जो है वो भी यदि मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे अपना वैट देना होगा। मेरा जो वैट है, राज भाई डीई नहीं आएगा साथ। आपको वो मेरे वैट में से ना डीई हटाना होगा। सही, एक मिनट, बिल्कुल सही, अपने से भी और आप वाले से।
तो सिर्फ आप ये यूरोप का ही देख सकते हैं ना, बाय जी तो जी, नहीं। यूरोप का आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। इसमें अब हमें ये दिखा रहा है कि डीई है इनका, मेंबर स्टेट जो है वो डीई है। वैट नंबर इनका ये है, डेट व्हेन रिक्वेस्ट रिसीव्ड, अच्छी ये तो आज की है, तो इस पे इनका नाम नहीं शो हो रहा। अच्छा, इसको अब हम उल्टा कर देते हैं। इनका अब रिक्वेस्टर में डाल देते हैं, और अपना जो है ना मैं वेरिफिकेशन में डाल। ठीक है। अब सेम वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी आ रही है कि वैट रजिस्टर्ड है और कंसल्टेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो ये एक तरह के सबसे आसान तरीका जो है ना वो आपको वैट का पता चल जाता है कि हाँ जी ये कंपनी जो है वैट रजिस्टर्ड है। ये नेम और एड्रेस क्यों नहीं दिखा रहा? नेम और एड्रेस भी नहीं दिखाता होता नेम कहीं? और एड्रेस वो हर डाटा इशूज की वजह से ना आप नहीं दिखा रहा, पहले तो दिखाते थे लेकिन अब नहीं ये दिखा रहा। हाँ, ओके। हाँ। तो तो ये लेकिन ये इससे कंसल्टेशन ये नंबर फायदा क्या है? होता है, वो उन्होंने इंटरनल नंबर ही है इनका, कोई वैट का ना कंसल्टेशन नंबर। हमारा ताल्लुक मेनली वैट नंबर और यस वैलिड वैट नंबर है, इसके साथ हमें पता चल जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा है कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है। आयरलैंड लिखा हुआ है, नॉर्दर्न आयरलैंड। नहीं नहीं, ये आपको मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी ईयू का हिस्सा है तो वो भी उसका भी दिखाएगा, और मेंबर स्टेट जो है उसका डीईआर। अच्छा ठीक है, सही। तो बिल्कुल। बेसिकली कंपनी जर्मन रजिस्टर्ड है और उसका ये है। बिल्कुल उसका ये वैट नंबर। अच्छा, अच्छा। इसमें और क्या चीजें होती हैं जो हम चेक कर सकते हैं? जी जुवेरिया। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से हमारी जो है वो है सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, इस वजह से शायद ये सारी चीजें शो नहीं हो रही, वरना मैंने दूसरी कंपनीज का जो गेम बे और उगे होती हैं तो उनके नाम और एड्रेसेस शो हो रहे होते हैं, एंड नाम तो एटलीस्ट शो हो रहे होते हैं। अच्छा, मेरा भी वैसे तो आएंगे तराग में उनका नेम है ना शो होना चाहिए था फिर, लेकिन चलें और किसी का देख लेते हैं। उसमें मेरा सर चेक करना है। आपका क्या है, आप भी मुझे सेंड कर दें। एक मिनट में, सॉरी ये जो काफी सारे टैब्स मैं जूम में चला गया। उसामा का चेक करते हैं, फिर वसीम का भी चेक करते हैं। बस मैंने खुद चेक किया, मेरा नाम वगैरह नहीं आ रहा क्योंकि मेरे अच्छा, आपका नहीं आ रहा, उनका आप लेकिन चालू है। उगे उगे आपने। नहीं नहीं, मेरी आंसर उल्टा है। आइंस नेमन आपकी। अच्छा, हम वसीम की भी चेक करते हैं। वसीम के एस्टोनिया है। अच्छा, ये उसामा साहब लगता है आपके पुराने खिलाड़ी हैं। क्यों? उसामा बैच 2 से है ना, तो ये अच्छा अच्छा अच्छा। आगे आगे ठीक आगे जी जी, जा रहे हैं। मैं तब लेकिन तब फ्रांस पे मैं तब 2-3 सेशन ले सका था बीच में, फिर जी हाँ, जी। पर्सनल, लेकिन अभी फिर मैं दोबारा से पूरा वो कर रहा हूँ। वही आपकी बातें सुन के ऐसे लगता है जैसे हमने अभी कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं सर, ऐसी 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 कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक, मैं अभी फ्रांस में, इससे ज्यादा जो आपको डिफरेंस लग रहा है इससे 10 गुना ज्यादा मुझे फ्रांस बैक को देख के लगता है। तो बस जर्नी है, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट पे जर्नी का मजा लें बस। सही सही सही, करें गुड। देखिए ऐसे ही है ना, जब हम कोई भी काम करते हैं तो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। अच्छा, ये चेक करते हैं, ये तो आप गेम पे है। वसीम का भी अच्छा, वसीम का खैर हमने उस तरह चेक किया। अच्छा नहीं, आप उन्होंने ना खत्म पहले दिखाते थे, मुझे याद है पहले दिखाते थे, लेकिन अब नेम और एड्रेस दोनों नहीं दिखा रहे। हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ वैसे वो हाँ कवर जी, कर आज रहा अब हो। शायद इन्होंने कोई चेंजेस की हैं, क्योंकि पहले तो मुझे भी याद है कि दिखाते थे, लेकिन अब ये गेम पे है इसका भी नहीं दिखा रहे।
तो तो फिर बहरहाल ये कंपनी कि का हम कैसे पता चलता है? अगर यहाँ नहीं दिखा रहे तो इसके अलावा फिर वो एक और आपने वेबसाइट वीडियो में दिखाई, शायद उससे पता चल जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। हाँ जी, कंपनी रजिस्ट्रेशन तो हर मुल्क की अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है, तो ओके। वो हम वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेन यही होता है कि जब हम वैट रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं तो हमें काफ़ी आइडिया होता तो है। इसके जी अलावा जुएरिया कि आप वैट, करें। जी जी जी। फराज भाई जरा दोबारा करें, मुझे शो करवा रहा है। आपको कैसे शो करवा रहा है, क्या करूँ यहाँ पे? जर्मनी कर दूँ या अच्छा, ये जो दो पहली ऑप्शन है ना, बस ये फिल करें। नहीं नहीं, मेरा लिखे, आप पे देख सोनिया लीजिए? लिखे और अच्छा। मेरा बैट नंबर लिखे। अच्छा। अच्छा, इसके बगैर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इनका आ रहा है जनरल ट्रेडर्स OU। ठीक है, इनकी भी उगे उगे है ना आपकी भी, या लिमिटेड कंपनी आप? मेरे गेम पे, हाँ। गेम पे है आपकी, और ये आपका एड्रेस भी आ रहा है तलीम का। ठीक है, तो इसी तरह चले हम बाकी भी चेक करते हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, ये भी एक फर्क है। अच्छा, इसका अभी भी नहीं आ रहा है जर्मनी वाला। आई थिंक जर्मनी का उन्होंने शायद वो डाटा शुड से बाकी कंट्रीज का नहीं है, मेरा ख्याल ये होगा। शायद इनका भी करके एक दफा देखते हैं ये गेम पे है, ताकि हमारा भी मेरा डाउट फराज भाई रहना मेरा चाहिए। ये किया, मेरा नहीं आ रहा। वो डार्विन शुड्स वाला भी हो सकता है या फिर वो आइसलैंड टर्नेबल वाली भी, दोनों में से कोई एक बात भी हो सकती है। नहीं, ये अब क्योंकि गेम पे हाका में कर रहा हूँ, तो ये गेम पे हाका भी नहीं दिखा रहा। अच्छा, जर्मनी का नहीं दिखा रहा, EU वालों का दिखा रहा होगा फिर। ये काफी डिफरेंस है फराज भाई। ये मैं कुछ हम्म। ऑनलाइन कोर्सेज भी पहले वो टेक्निकल लेता रहा हूँ, उसमें अमेरिकन जो है उन्होंने ऑप्शन रखी होती थी या स्कैंडिनेवियंस की, आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकती है। एक मैंने जर्मन उठा लिया, वो पहले 10 मिनट डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बोलता है, हालांकि वो टेक्निकल कोर्स था, लेकिन खैर उसने कोई इस तरह का नहीं वो किया। तो इस तरह के ही है जरा जर्मनी के अपने रूल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जुएरिया, EL किस कंट्री का है मतलब? ग्रीस। ग्रीस का? अच्छा अच्छा अच्छा। ये, हाँ ये यार, ठीक है। हाँ जी, इनका भी नाम दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, जर्मनी वालों का नहीं दिखा रहा, लेकिन जर्मनी से बाहर वालों का ये दिखा रहा है। बस में एक क्वेश्चन है वसीम भाई, किन्होंने गेम में हाकी भी एस्टोनिया में, उसकी क्या उसमें उनकी कॉस्ट वगैरह कम थी जर्मनी से रिलेटेड, या क्या सिचुएशन थी? वो मेरा क्वेश्चन ये है। स्टूडेंट है ना, वो सेम स्टूडेंट है, और इन्होंने बीइंग अ स्टूडेंट अपनी कंपनी उधर रजिस्टर करवाई। तो उसमें कॉस्ट में कोई डिफरेंस वगैरह हुआ, कोई उसमें लिमिट वगैरह उसी तरह की थी या कोई लिमिट कम थी? जैसे वो 25K की होती है, और फिर लेकिन उसका 50% एटलीस्ट आपने डिपॉजिट करना होता है उसमें। वसीम भाई अगर आप शॉर्टली बता दें अगर कोई डिफरेंस था, या एग्जैक्टली जर्मनी वाला हिसाब है? जी जी, वो सेम। इस पे आप थोड़े से इंफॉर्मेशन दें। इस पे लिमिट तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक डिजिटल कंपनी है, आप घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको स्टोनियन आईडी लेनी पड़ेगी, वो आपको एम्बेसी से मिलेगी। पहले उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे जर्मनी में है, ऊगे है, उधर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो ये 25K वाली जो है वो जर्मनी में वहाँ भी है, पर वहाँ पे अब उन्होंने रूल, पहले 2000 था, 2000 यूरो, अब उन्होंने 0 कर दिए या 0.1 कर दिए। कोई 1 यूरो से भी कर सकता है, 50 यूरो से भी कर सकता है, कोई मसला नहीं। और अभी तक उसको वो आपको बेस कोई कैपिटल। अभी तक आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है कि अगर आप जर्मनी में करवाते, या कोई आपको ऐसी चीज लिमिटिंग नजर आई है, या आपको एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं लगा, कि आपको ऐसा लगे कि कोई इतना फर्क नहीं है, मतलब वहां पे करके इवन अपना कैपिटल भी लॉक करने की बजाय, या अगर किसी ने गेम में स्टार्ट करनी है काम के साथ, वो भी कर सकते हैं? कुछ कुछ चीजें हैं, जिस तरह वैट नंबर है, यूआरआई नंबर है, जर्मनी में तो आपको टाइम लगता है ना, 2 महीने 3 महीने, मुझे नहीं पता। पर मेरा तो वो 1-2 घंटे में बन गया था सब कुछ। बाकी कुछ उनके जिस तरह अब अ, कुछ उनके ऐसे सिस्टम है जो है ही एस्तोनियन लैंग्वेज में, वो समझ नहीं आते। उन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं वो भी एस्तोनियन लैंग्वेज में है, तो उसका मसला था बस। इस तरह अभी जो फॉर्म 53 है, वो पैराग्राफ 53 है,
अब उसको पैराग्राफ 53 नहीं कहते, वो उनका उनके लिए उनके सर्कुलर इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, पर वो एक उसको नोटिफिकेशन कहते हैं, पता नहीं उसका नाम भी मुझे नहीं आता। उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है, आप उस सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, पर वो सारा सिस्टम एस्टोनियन लैंग्वेज में, तो उस वो मैं देख देख के करना पड़ता है। बस कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, बाकी मुझे तो ये कुछ लिहाज से वो बेहतर है। वो आप जर्मनी में रहते हैं, वहीं पे आपकी कंपनी है, आप वहां से लॉयर कर सकते हैं, कुछ भी आपको सिस्टम सारा पता लग जाता है। इसका ये है कि ये थोड़ा फास्ट है, डिजिटल है, पर इसमें अपने कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक। अच्छा, मेरा चलिए, बहुत सवाल शुक्रिया। है थैंक वसीम यू। साहब से, ये आपने क्यों क्यों डिसीजन लिया था, जर्मनी में क्यों नहीं रजिस्टर करवाई? क्या आपको एडवांटेजेस नजर आए? मेरा जो स्टेटस है जर्मनी में, स्टूडेंट हूँ मैं, अभी बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा मैं बिजनेस नहीं कर सकता ना यहाँ पे कोई, मैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल है आपसे तो लाहौर में मुलाकात भी हुई। एक एस्टोनिया था ऑप्शन, और एक मेरे लिए पुर्तगाल था, तो मुझे एस्टोनिया ज्यादा बेहतर लगा, थोड़ा डिजिटल था। अच्छा ठीक, जी जी, आपकी पुर्तगाल। वसीम से मुलाकात भी हुई है, लाहौर में हम मिले थे हाँ, जब। अच्छा 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 अच्छा, वसीम ठीक है। ओके। वसीम, आपने हाँ, पुर्तगाल पुर्तगाल क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ पे रजिस्टर करानी है, तो पुर्तगाल भी मेरी लिस्ट में है। तो आपको क्या फर्क नजर आता है इनमें? आपने रिसर्च की है इसमें? रिसर्च थोड़ी की थी उस टाइम, 2022 की बात है, तो अच्छा मुझे तो सोनिया ज्यादा बेहतर लगा ना, थोड़ा जरा क्लीन सा था सिस्टम, उसका थोड़ा इजी था, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट था, और घर से बैठ के हो रहा था सब कुछ। सर एक बार मैं बर्लिन गया हूँ, वहां से मैंने आईडी कलेक्ट किया, उसके बाद अ, बाकी सब कुछ आसान था मेरे लिए। तो पुर्तगाल वो थोड़ा मुझे आपसे वो वीजा स्कैम स्टेटस नहीं मांगते? कुछ भी नहीं मांगता, अच्छा, कुछ भी बस कोई भी ठीक, करवा सकता है, इवन कि आप कोई पाकिस्तान भी। से बैठ के भी करा सकते हो? हाँ हाँ जी, पर आपको उसके लिए दुबई जाना पड़ेगा, दुबई की एम्बेसी में आपका आईडी आएगा नियरेस्ट, अच्छा क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी में वो आईडी नहीं भेजेंगे। अच्छा ठीक। तो तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दें, अप्रूवल आ जाएगा, तो आपको बता देंगे कि आपकी आईडी जो हमने लेकिन भेज दी है, अली भी वो अली आप खुद भी ही सिलेक्ट फ्रैंकफर्ट में करेंगे। होते हैं ना, तो ये तो इजीली कर सकते हैं फ्रैंकफर्ट से। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, वो नहीं, आप मेरा आपको असल ऑप्शन देते हैं। में अभी जो मेन सवाल है वो ये है कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें हाँ जी। आपको ऑथेंटिसिटी इसका इशू नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली एक ये ऑफिस जो है ये वर्चुअल ऑफिस ही होगा ना, यहाँ जो भी इसकी डोमेन है वर्चुअल डोमेन है। तो क्योंकि अभी ये लास्ट लेक्चर में भी फराज भाई ने ये जिक्र किया था कि ऑथेंटिसिटी जब आपके अपने ऑन पे आती है, तो जैसे आप लोगों को देख रहे हैं, लोग आपको भी देख रहे हैं। तो इस रेफरेंस से जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें आप कैसे इस चीज को, आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं? जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एज अ नॉर्मल कंपनी होती है, जैसे आम कंपनियां करती हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप वहाँ पे अपना अकाउंटेंट भी हायर कर सकते हैं, आप वहाँ वकील भी रख सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। ठीक है, बस ये है कि आप उस आईडी पे ट्रैवल नहीं कर सकते, पर आप आपकी टैक्स रेजिडेंसी भी है। ये अगर आप वहां से अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, जो भी कर कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये देखिए, आपके ना सवाल पे मैं आता हूँ, ये दो तीन पॉइंट्स हमारे रह गए, तो इसको हम फिनिश अच्छा कर लें, अच्छा तो ठीक है, आज सही, का हमारा चलें। कवर हो जाएगा, मैं फिर आपको आंसर करता हूँ इस पे भी थोड़ा मजीद। अच्छा, एक तो हमने देखा कि वैट रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम कंपनी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि जर्मनी के अंदर इन्होंने डाटा इशूज की वजह से उनका नाम और एड्रेस नहीं शो करवा रहे, लेकिन आउटसाइड जर्मनी जो कंपनीज है उनका डाटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो विद इन जर्मनी जो कंपनीज है उनको हम ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी इम्प्रेसों में जाके चेक कर देते हैं। जर्मनी के अंदर इतना हमें फ्रॉड का एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि जर्मनी में सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट है और चीजें काफी अच्छा जो ना मतलब फिगर फिगर आउट की हुई है गवर्नमेंट के सतह के ऊपर। तो यहाँ पे हमें इतना इशू नहीं आता। एक जो और अच्छी मेयर है जो हमें देखनी होती है, ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप समझ लें कि ये मेयर हमें देखनी है, कि जब भी हम किसी के साथ काम करें तो हम उसके साथ उसके पर्सनल अकाउंट के ऊपर डीलिंग ना करें। पर्सनल जो अकाउंट है पैसों की ट्रांसफर के मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, हमेशा जो अकाउंट है आपने यूज करना है कंपनी नेम पे होना चाहिए, और सेम कंपनी नेम पे होना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी अगर मेरी कंपनी ग्रीन वेव नेटवर्किंग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और पैसे में पूंजी पैसे आप जो ना किसी ABCD कंपनी में भेज दें,
तो वो वहां पे आपको केयरफुल होना है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर तो आपके एतमाद वाले हैं, यानी मैं आप हम आपस में एतमाद का हमारा एक ताल्लुक कायम है, मैं आपसे कहूँ तो ये एक और चीज है। लेकिन अगर एक अननोन बंदा आके मुझे कहे जी आप ऐसा काम करें लेकिन मैं पैसे आपको उस कंपनी अकाउंट में दूंगा या उस कंपनी के थ्रू मैं करूंगा काम, तो वो थोड़ा सा रिस्की एलिमेंट हो जाता है कि वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ये आपने खुद फिगर आउट करना होता है कि ये बंदा जो ये बात कर रहा है इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ऐसा कोई काम ना करें जिसपे आपका रिस्क इतना मैक्सिमम हो, ओपन रिस्क हो, उस पे आप ये काम ना करें। लेकिन लेटर स्टेजेस के ऊपर जैसे आप समझते हैं जी मैं एक बंदे को जानता हूँ, ठीक है, अगर ये अपना अकाउंट नंबर यूज नहीं कर रहा, किसी और का अकाउंट नंबर यूज कर रहा है, लेकिन मैं इसको जानता हूँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं भी ये काम करता हूँ। पाकिस्तान में एक कंपनी है जिनसे मैं माल खरीदता हूँ, मटेरियल खरीदता हूँ, तो वो मुझे कई दफा पाकिस्तान का अकाउंट नंबर दे देते हैं, कई दफा दुबई का अकाउंट नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो वो उनका अपना कोई भी टैक्सेशन का मामला है या कोई भी अंदर खाते उनका मामला है, लेकिन मुझे पता है कि ये बंदा रिलायबल है तो मैं उसके साथ ये मैटर कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई नया बंदा हो, वो ये काम करे, तो मैं उसके साथ ये काम कभी भी ना करूँ, ठीक है। तो ये आपने हमेशा देखना कि कंपनी बैंक अकाउंट कंपनी नेम के ऊपर होना चाहिए, सेम कंपनी नेम पर होना चाहिए। और आप कभी भी पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन ना करें इनिशियली, बहुत केयरफुल होना पड़ता है आपको। इसमें एक दो सवाल हैं जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे जर्मनी के हवाले से, लेकिन अभी इनिशियली आप ये ध्यान में रखें कि कंपनी नेम और बैंक अकाउंट नेम आपका सेम होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बेस्ट वे जो है वो तो पर्सनल विजिट के ऊपर है, ठीक है। जैसे अली ने अभी बात की कि जैसे हम लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं तो लोग हमें भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वो ये टू वे ट्रैफिक होती है। तो इस पे अब जो इनका सवाल है बड़ा वैलिड है कि अगर हमारा एड्रेस ही वर्चुअल है तो उस पे हमारी ऑथेंटिसिटी क्या उनके सामने आएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हमें जो फायदा है वो ये है कि हम यूरोप के अंदर बैठे हैं और यूरोप के अंदर वर्चुअल ऑफिसेज बहुत कॉमन हो चुके हुए हैं, होम ऑफिसेज बहुत कॉमन हो चुके हुए हैं। और तीसरी चीज जो है वो ये कि हमारा जो सेगमेंट है कि ना ही हम प्रोड्यूसर हैं और ना ही हम स्टॉकर हैं कि हमारे पास वेयर हाउस हो, हमारे पास कोई ऑफिस हो। हम चूंकि ट्रेड कर रहे हैं या बीइंग एन एजेंट अभी हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा ऑफिस होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो दूसरे लीगलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारा वैट नंबर होना चाहिए, हमारा ईओआरआई नंबर होना चाहिए, हमारा जो है बैंक नेम हमारे कंपनी अकाउंट सेम होना चाहिए। अगर हम आइंसा चूज नहीं करते तो वो सेम होगा। लेकिन अगर हमारा आइंसो इंटरनेमन है तो उसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि हमने कंपनी नेम कुछ और यूज किया हुआ है बतौर आइंसो इंटरनेमन, और अकाउंट नेम हमारा पर्सनल नेम के ऊपर यूज हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम जर्मनी में रहते हैं तो फिर भी एक ट्रस्ट लेवल की वजह से, या यूरोप के अंदर हम रहते हैं तो हमारा ट्रस्ट लेवल यूरोपियन कंपनियों के ऊपर, यूरोपियन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एशियन या अफ्रीकन कंपनीज के साथ जब हम काम करते हैं या चाइनीज कंपनी के साथ काम करते हैं। तो उनमें ये चीजें हमें अवॉइड करनी होगी, उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम बेटर प्लेस के ऊपर बैठे हुए हैं कि हम यूरोप के अंदर बैठे हैं, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू के हम और भी कंपनीज ढूंढ सकते हैं बीइंग एन एजेंट या बीइंग अ ट्रेडर। उन्हें हमारे थ्रू काम करना, उन्हें हमारे जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। बस शॉर्टली आप ये समझे, उन्हें हमारे जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। जी अली। अच्छा, मेरा सवाल है, आइंजल unternehmen पे जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आप बेसिकली आपका नाम पे होती है, क्योंकि मुझे उसका प्रोसेस नहीं पता। तो आपका बैंक अकाउंट क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक नाम जैसे कोई भी रखते हैं XYZ, तो फिर आप एंजल unternehmen पे बैंक अकाउंट भी उस तरह से खोल लें नया? अच्छा, इस पे जवेरिया जो ना बेहतर बता सकती है, क्योंकि इस वक्त जवेरिया आइंसो एंटरटेनमेंट पे काम कर रही है। सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज? क्वेश्चन ये था कि अगर आइंसो एंटरटेनमेंट पे हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो बैंक अकाउंट नेम है वो हमारे पर्सनल नेम पे आता है, या हम उसको कुछ और भी किसी तरह से शो करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने अपना कंपनी नेम उनको बताया था कि मुझे अपना कंपनी नेम ये रखना है, और साथ में मेरा जो है वो लास्ट नेम भी उसके साथ ऐड हुआ है।
लेकिन जब मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया तो उसमें मैंने अपना लास्ट नेम यूज मतलब अपना जो मेरा पर्सनल नाम है मैंने वो यूज किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन शो करने के लिए मैंने एज अ कंपनी नेम से रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो अब अगर जैसे कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उनको मेरा लास्ट नेम यूज नहीं करना होता, सिर्फ कंपनी नेम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल बता दें कि आपने क्या नाम रखा है, आपका लास्ट नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, ताकि वो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। मेरा कंपनी नेम जो है मुसाइजा है और मेरा लास्ट नेम सैयद है। तो मेरा एक्चुअली अगर मैं कहीं पे कोई लीगल पेपर वर्क करूंगी तो मुझे मुसाइजा सैयद मेंशन करना होगा, लेकिन मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सिर्फ मुसाइजा के नाम का है। सही है, यानी आप बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर जब देती हैं तो हम मुसाइजा देते जी हैं, बिल्कुल। अपना नाम नहीं साथ में ऐड कर। नहीं। सही है। अब उससे ये कि आपकी अथेंटिसिटी बेहतर हो जाएगी, कंपनी नेम और बैंक अकाउंट नेम फिर भी शो हो रहा है सेम सेम वे आ रहा है। बिल्कुल के सेम है, जी जी बिल्कुल। सही है जी। यदि उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, सही है। अच्छा, आज का तो एक बेसिकली टॉपिक हमारा यही था, अथेंटिसिटी चेक और मेजर्स क्या है, वो मेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स है वो हमने करनी है। अब ज्वेरिया इसमें अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई ज्वेरिया से तो यूरोप में काम कर रही है कि इनको कोई कंपनीज मिली हैं जिनका कहीं पे मसला नजर आता हो, या हर कंपनी जेन्युइन नजर आ रही है। जी मैं काफ़ी कंपनीज जब सर्च कर रही होती हूँ तो उसमें कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी वेबसाइट वगैरह डाउन होती है, या उन्होंने लिखा होता है कि नहीं, या फिर एक ही एड्रेस पे कभी दो कंपनीज भी रजिस्टर होती हैं। तो फिर वो चेक करना होता है कि कौन सही है। जैसे अभी मैं कोई कहाँ की कंपनी थी वो, आई थिंक इटली की डेनमार्क। कंपनी थी और समवेयर डेनमार्क की, आई थिंक, हाँ कोई एक कंपनी थी तो फिर उसके दो सेम एड्रेस पे, जी जी डेनमार्क की थी एग्जैक्टली। तो मेरी उनसे एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑफर की और वो बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक वो शो कर रहे थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दिखा दी कि हमारी ये वेबसाइट है और सारी चीज़ें, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे वो कंफर्म करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली ओरिजिनल इतने नहीं थे, क्योंकि उसके अंदर जो वैट नंबर था, एक्चुअली वो मुझे लिंक भी भेजे जा रहे हैं कि आप इस पे जो ना हमारा वैट नंबर चेक कर सकती हैं। तो वहां पे मैं चेक कर रही हूँ तो वो वैलिड नहीं शो हो रहा। तो मैं उनसे कह रही हूँ फिर मैंने दूसरी भी कंपनी जब हमने देखा कि ये सेम एड्रेस पे दो कंपनीज हैं और ऑलमोस्ट सेम नाम है, बस एक कुछ एक वर्ड की वजह से उन्होंने उसको डिफरेंट किया हुआ है दूसरी कंपनी को। तो मैंने फिर दूसरी वाली कंपनी को भी कांटेक्ट किया जो मुझे हम लोगों को लग रहा था कि ओरिजिनल है ज़्यादा। तो उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो तो एक्चुअली वो लोग बहुत पहले से हैं और ये शायद कोई दूसरी कंपनी होगी, हमें नहीं पता, लेकिन हम नहीं जानते इसके बारे में, पर हम छोड़ ली कि वो फेक है। तो उनकी फिर मैंने उस वाली कंपनी का वैट नंबर वगैरह सब चेक किया और सारी चीज़ें, तो इनका एड्रेस और हर चीज़ उसके साथ वेरीफाई हो रही थी, बजाय से कि दूसरी कंपनी जो मुझे सोशल मीडिया से मिली थी और जो अपनी वेबसाइट्स वगैरह शो कर रहे थे, डॉक्यूमेंट शो कर रहे थे। फिर मैंने उसके बाद उनसे पूछा कि आपका वैट नंबर वैलिड नहीं आ रहा, तो आप प्लीज अपना जरा सही से वैट नंबर दें, और उसके बाद से वो गायब है आज तक। हफ्ता तो हो गया अब उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। जी जी इसका बिल्कुल, फायदा देखिए ये यही क्यों होगा कि बात है। ओरिजिनल कंपनी मिल गई है। जी 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 ओरिजिनल कंपनी मिल गई है। वो अलग बात है कि वो जो ओरिजिनल कंपनी है वो बहुत स्लो है प्रोसेस करने में, लेकिन एक्चुअली ये पता चल गया कि दूसरे ओरिजिनल है, और जो हमें मटेरियल एक्चुअली ऑफर कर रहे थे वो नहीं है ओरिजिनल। जी क्या हम बिल्कुल, फेक ऐसे कंपनीज को बहुत सी चीजें रिपोर्ट हमें भी कर नजर सकते हैं? आएंगी। सॉरी। क्या हम फेक कंपनी को कहीं रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि मतलब ये दिस इज फेक और ये फेक कर रहे हैं? आई थिंक ऐसा नहीं कर सकते, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक और मुझे इस बात से याद आया कि एक और कंपनी को मैंने अप्रोच किया था और उनकी मेरे पास ऑटोमेटेड ईमेल आई है कि उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनी इस रीजन से बंद की है कि उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुकी है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी ये ओरिजिनल वेबसाइट है और इसी के थ्रू हम कांटेक्ट करते हैं लोगों से, अगर हम करते थे तो हम इसके थ्रू कांटेक्ट करते थे। इसके अलावा अगर कोई भी हमारा नाम यूज़ करते हुए आपसे कांटेक्ट करे तो वो फेक है। और उसकी ये हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इस चीज़ ने हमारे ऊपर असर किया कि हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी है। ये कौन सा बिजनेस है, प्लास्टिक्स? जी, स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप।
देखिए ये मिसालें तो हम तो प्लास्टिक की मिसाल दे सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन कह रहे हैं कि हर नीश में ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मेजर्स हैं, वैट रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा अच्छा सेफ मेजर है। आपको फौरन पता चल जाता है कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड। फिर आप कंपनी डाटा को चेक करें, उसका एड्रेस चेक करें गूगल के ऊपर भी, और फिर आप उनको कॉल करें। कोशिश करें कि जो भी आपको बातचीत हो, मोबाइल भी हो, और लैंडलाइन नंबर पे भी आप जरूर उनके साथ राब्ते में आए, क्योंकि लैंडलाइन नंबर भी शो करता है कि वो कहीं पे रजिस्टर्ड है। तो इसके अलावा फिर लास्ट जो है वो पर्सनल विजिट है। तो इसलिए मेरी इतनी जो ट्रैवलिंग हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं चाहता कि हर कंपनी को ऑथेंटिफाई किया जाए, वेरीफाई किया जाए, और उसके बाद उसके साथ हम काम शुरू करें। जी अली। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन और वैट के अलावा भी कंपनी फेक हो सकती हैं। आई मीन उनके पास वैट भी है, वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन उनके मसले और तरह के हैं। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास मटेरियल ही वो ना हो जो वो क्लेम कर रहे हैं, कि क्वालिटी डिफरेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो स्क्रैप का बिजनेस है उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जाना ही जाना है, यार्ड्स को विजिट करना है, और उसमें क्वालिटी चेक करनी है, उनका वे ऑफ वर्किंग चेक करना है। तो बाकी इसी तरह डिपेंड करता है नीश के ऊपर। जैसे लेदर का है, आप उसामा कर रहे हैं, तो उसामा के लिए पाकिस्तान का जो एंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे क्वालिटी बननी है, तो वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस को इन्होंने कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए जो हमारा सबसे पहला तो ये है कि हमारा जो सोर्स है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। ठीक। तो उसके बाद उस कंप्लाइंसेस वाला इशू आ जाता है। ठीक है, जो अली का क्वेश्चन भी था ग्रुप के अंदर कंप्लाइंसेस के हवाले से, कि उसको हम कैसे मेक श्योर करेंगे, या वो कैसे हमें फेलियर हो जाती है उसमें भी। तो वो मैंने रखा था एंड के ऊपर, कि हम ये सारा टॉपिक कवर करके फिर उसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। कंपनी ऑथेंटिक भी है, कंपनी वेरीफाइड भी है, लेकिन मजीद उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अभी हमने अभी तक जो बातचीत की है उसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है तो उसे हम डिस्कस करते हैं, और फिर हम एंड के ऊपर ये पॉइंट आएगा कि अब वेरिफिकेशन हो गई है, अब ऑथेंटिसिटी चेक हो गई है, अब उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते मेरा सवाल है वो ये कि आप काफ़ी अरसे से प्लास्टिक्स पे काम कर रहे हैं। अब कुछ आपके सप्लायर्स होंगे ऑलरेडी जिनके बारे में आपको पता है कि ये काम ठीक करते हैं, और आपकी एक हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट कुछ अरसे बाद आपको पता लगता है फिर भी मसले आ रहे हैं। तो उस तरह से फिर कैसे उसको डील करते हैं? और मतलब क्वालिटी इंश्योरेंस का ही क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके अच्छा अलावा ये इसमें भी ना, है। जी जी। जी जी, इसमें ये होता है जैसे मेरी नीश प्लास्टिक स्क्रैप है, तो हमने काफी सारे सप्लायर्स को टेस्ट कर चुके हुए हैं, पता है हमें यहाँ पे क्या इशू आ सकता है, क्या इशू नहीं आता। तो उसकी उसके लिए फिर जो प्रोसीजर होता है ना, हम क्वेश्चनिंग करते हैं। हमें जो जो क्वेश्चन हमें क्लाइंट बताता है ना, मतलब क्योंकि हम एजुकेट थ्रू क्लाइंट हो रहे होते हैं, कि एंड यूजर जो है, मैं ट्रेडिंग बिजनेस में एंड यूजर जो है वो हमें टीच कर रहा होता है, इसमें ये प्रॉब्लम आया है या इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो हमें बताते हैं। जैसे ही कोई ऑफर आती है, मतलब ज्वेरिया भी काम कर रही है, ज्वेरिया जैसे ही मुझे ऑफर पे सेंड करती हैं, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मौजूद होती है हम उसको क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब उसकी जो रिजर्वेशन होती है ना, फिर हम उनके वो जो है अपने सप्लायर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हम उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या इसमें ये क्या है, ये कैसा है, या फलानी चीज कैसी है। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो हमने शुरू में किया था, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें बचाती है क्वालिटी इंश्योरेंस में। जैसे वो सामान मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, अब इनको जितनी प्रोडक्ट की डीप नॉलेज, डीप अवेयरनेस होगी, उतना अच्छा ये क्वालिटी कंट्रोल वहां पे करवा सकते हैं। तो इसी तरह यही प्रोसीजर हम भी फॉलो करते हैं, कि हर ऑफर जो हमें मिलती है, हर मटेरियल जो हमें दिखाया जाता है, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, या जो हमारा नॉलेज होता है हम सारा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि हमें इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ताकि उसने जो भी हमें प्राइस टारगेट प्राइस देनी है, या जो भी हम प्राइस सेट कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडिंग हो, और हमें बाद में क्लेम की तरफ ना जाना पड़े। जी उसामा। मैं बस बीच में कमेंट करना चाहूंगा फराज भाई, ये जनरली एक एडवाइस दूंगा मैं, खुद अगर मैं अपने आप को दे सकता पहले तो टाइम भी बचता।
कि हम कोशिश करते हैं, ये वैसे ना अक्सर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग होते हैं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम ना बहुत ज्यादा वो रिस्क अवॉइडिंग होते हैं। तो हमारा ये होता है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर सके ना, वो करें, और उसके बाद हम काम शुरू करें। लेकिन होता ये है कि आपको जो असल इंफॉर्मेशन मिलेगी 80%, वो आपको काम शुरू करने के बाद मिलेगी। ऑन द वे आपको वो मिलेगी, आप बस शुरू करें। आप ये सोचें कि अच्छा मैं काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे प्रोसेस के दौरान मेरी लर्निंग हो रही होगी। मैं अगर बैठ के सिर्फ लर्निंग करता रहूँ, तो वो सिर्फ लर्निंग ही होगी। जो मुझे एक्सपीरियंस के साथ चीजें पता चलेंगी वो होंगी। तो बस अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके बस शुरू करें, इरादा पुख्ता रखें। बाकी अल्लाह ताला इंटेंशन आपकी अच्छी होगी, अल्लाह ताला ना आगे फिर रास्ते भी खोलते जाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है ऑन द वे। क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, उसमें आप वो थोड़े स्टक हो गए, उसको सोल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए आपको बस वो फिर करना पड़ेगा। उससे पहले आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे भी तो वो उतनी आप एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, आप भूल जाएंगे। लेकिन जब एक मसले से निकलने के लिए आप आगे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे, तो वो आपके साथ वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो बस ज्यादा कि ये क्या हो सकता है, क्या ये उसमें ना पड़े, बस अल्लाह ताला का नाम लें, शुरू करें, और बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर रास्ते हमवार कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी जो असल लर्निंग होती है वो तो प्रैक्टिकल में आकर होती है। शुरू में तो ये हम सारे प्रिलिमिनरी मेजर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, असल में तो वही होना है जो हम पर्सनली जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए उसकी ये कि बेस आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि आप जिस जिस भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसका आपको थोड़ा सा इतना नॉलेज हो कि अगले बंदे को आप बिल्कुल अनएजुकेटेड ना लगे कि ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं पता। या आपका प्रोफेशनल जो ना टच एक नजर आना चाहिए कि हाँ ये प्रोफेशनल है, इनको ये पता है ये क्या काम कर रहे हैं। और अभी जैसे मतलब जो अभी ज्वेरिया भी ये काम कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है स्क्रैप के बिजनेस को। तो अभी इन्होंने वर्कआउट किया है काफी मुल्कों में जहाँ पे स्क्रैप जो ना फॉरबिडन है। तो उस पे भी ज्वेरिया आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उसमें क्या आपके तासुरात आ रहे हैं। जी, मैं थोड़ा-सा मैं सिर्फ़ यूरोप में देख रही थी या मैं आउट ऑफ़ यूरोप भी चीज़ें देखना शुरू की। कुछ हमें कंपनीज़ मिलती हैं जो अच्छी भी हैं काफ़ी और वो एग्ज़िस्ट न लग रहा है कि वो एग्ज़िस्ट करती हैं, बस ये है कि हम उनको भी विज़िट नहीं कर सकते। और कुछ कंपनीज़ को होता है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे यूरोप से ही मटेरियल चाहिए, तो वो ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए कि मैंने काफ़ी मेहनत से एक मैंने कंपनी ढूँढी और बहुत अच्छी से उनसे बातचीत हो गई और उसके बाद फिर जब हमने अपने क्लाइंट को बताया कि हमारे पास बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ़ यूरोप पे ही ट्रस्ट है और कहीं और से नहीं। और दूसरा ये कि ट्रेडिंग के जैसे यूरोपियन यूनियन के काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा देखना होता है और वो भी सब ज़्यादातर चीज़ें तो वैसे आपको पता चल जाती हैं डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह से क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट होती हैं। तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ कौन-कौन सी कंट्रीज़ में क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन सॉरी हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसा होते हैं जो आप जब मार्केट में होते हैं तो फिर पता चलती हैं जब जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि एक कंटेनर्स हैं वो छोटे से कंटेनर्स जो प्रेस्ड हुए हैं प्लास्टिक के तो वो वैसे तो आपको अलाउ है कि आप भेज सकते हैं कहीं भी लेकिन क्योंकि यहाँ की जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करने देती क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि वो कस्टम वाले उनको रोक लेते हैं अगर उसके अंदर से कोई भी हैजर्डस मटेरियल कोई लिक्विड के फॉर्म में निकल रहा हो तो वैसे तो देखा जाए तो सॉरी वो उसको परमिशन है एक्सपोर्ट होने की, लेकिन क्योंकि कस्टम्स पे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ये चीज़ें फिर अलाउ नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे इंडिया हो गया वहाँ पे आप स्क्रैप नहीं भेज सकते और प्लास्टिक स्क्रैप नहीं भेज सकते, हालाँकि डिमांड्स वहाँ से काफ़ी आ रही होती हैं। पाकिस्तान के लिए भी आपको कुछ परमिशंस चाहिए होती है, फिर जाके आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इनका ख़्याल करना होता है, क्योंकि अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता होता तो फिर आप काफ़ी बुरा स्टक हो सकते हैं। और आई थिंक ये सिर्फ़ स्क्रैप के लिए नहीं है, ब बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए भी है। तो पहले रेगुलेशंस पता होने चाहिए।